नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस लेक्चर को आप मिस ना करें और इसे बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड आप लोगों को करना है। जितने भी हमारे लेक्चर अभी तक आए हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप उन्हें वहाँ पर जाकर देख सकते हो, ताकि आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर रहने वाला है उससे उसे आप कोरिलेट कर सको। आज का जो लेक्चर है हम डिस्कस करने वाले हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के बारे में। तो अब ये जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है ये क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्लास्टिक की जब हम बात करते हैं तो प्लास्टिक दिखने में जितना सुंदर लगता है, इसके पीछे की कहानी या इसके इन फ्यूचर की कहानी बहुत ही भयानक है। ये आप लोग सब जानते हो। प्लास्टिक का बैग है, चाहे प्लास्टिक की आप प्लेट ले लो, ग्लास ले लो, स्ट्रॉ ले लो, ये सारे के सारे मार्केट में जब आप जाते हो तो आपको अट्रैक्ट करते हैं, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, तो आप लोग यूज़ करते हो एक बड़ी मात्रा में। बहुत सारी चीज़ें आप इग्नोर कर सकते हो लेकिन नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हो, बड़े बड़े मॉल में जाते हो, तो प्लास्टिक के रंग बिरंगे जो कलर होते हैं, उनकी बनावट होती है, उससे आप अट्रैक्ट होते हो और प्लास्टिक की ही जो मांग है, डिमांड है, वो मार्केट में बहुत बड़े दर्जे पर फैल रही है। तो प्लास्टिक की जब हम कहानी देखते हैं कि इसका भयानक रूप क्या है, और इसका भयानक रूप ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। प्लास्टिक लाखों वर्षों तक, हज़ारों वर्षों तक पड़ा रहेगा, वो ज़मीन में नहीं गलता है। कई बार उसे ज़मीन में गलाने की कोशिश की जाती है, दबाने की कोशिश, मिट्टी में दबाने की कोशिश की जाती है, तो जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है ये उसे ख़राब कर देता है, उसकी जो फर्टिलिटी है उसे वो ख़राब कर देता है। यानी कि जहाँ पर भी आप इसका यूज़ कर रहे हो ये उसे पूरी तरीके से ख़राब कर दे रहा है, तो ये गल नहीं रहा है। जब गल नहीं रहा है तो इसका यूज आप लोगों को बहुत कम करना चाहिए, लेकिन इसकी जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा कम होने के कारण लोग इससे अवेयर नहीं है, इसलिए प्लास्टिक का यूज़ वो बहुत ज़्यादा करते हैं। ये प्लास्टिक आप लोग देखते हो, बोतल की कैप है वो प्लास्टिक आप लोग देखते हो जो प्लास्टिक से बनती है। माइक्रो बिट्स हो गए, प्लास्टिक स्ट्रॉ हो गए, प्लास्टिक कप हो गए, ये बहुत सारा प्लास्टिक का जो मटेरियल है वो आप लोग देखते हो, पार्ट देखते हो, ये एप्लीकेशन होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग मार्केट में देखते हो। अब हम चलते हैं कि इसका एक नेगेटिव पॉइंट या फिर एक भयानक रूप क्या है, और इसका भयानक रूप क्या है आप लोगों ने देखा होगा। आप लोग किसी शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, होटल में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो कुछ प्लास्टिक आप लोगों को यूज़ करने के लिए इस तरीके की मिलती है कि आप उसे यूज़ करते हो और उससे क्या कर देते हो, स्क्रैप कर देते हो, फेंक देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखाई गई है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो डिस्पोजल को आप एक बार यूज़ करोगे और फेंक दोगे। अगर आप स्पून को देखोगे तो यहाँ पर भी क्या करोगे, टी स्पून को आप यूज़ करोगे और उसे फेंक दोगे। पॉलीथीन की जब हम बात करते हैं तो पॉलीथीन के साथ भी आप लोग ऐसा ही करते हैं। जब हम पानी के मिनरल वाटर की बात करते हैं, जो बोतल की बात करते हैं, तो उसे भी आप लोग क्या कर देते हो, फेंक देते हो। तो इन्हें हम बोलते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक। जब सिंगल यूज़ प्लास्टिक को एक बार यूज़ करोगे, उसे फेंक दोगे, अगर हम इसे रिसाइकलिंग करने की कोशिश करेंगे तो जो रिसाइकलिंग करने वाली यूनिट है या कंपनी है उसका उतना बेनिफिट नहीं हो पाता है, इसलिए ये आप लोगों के आसपास कहीं पर भी पड़े मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। और क्या होता है कि कुछ नाले हैं, कुछ भी आप लोगों की जगह हैं, वहाँ पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जो कबाड़ा है प्लास्टिक का वो इकट्ठा होता जा रहा है, वेस्ट इकट्ठा होता जा रहा है, और वो धीरे धीरे आपके ही सामने काफ़ी बड़ा एक रूप ले लेता है। अब दिल्ली में जाओगे तो देखोगे कि जो कूड़े के हैं वो बड़े बड़े पहाड़ बन चुके हैं और उसमें प्लास्टिक बहुत बड़ी मात्रा में, जो मिट्टी के लिए, पृथ्वी के लिए, मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। किस तरीके से हानिकारक है हम आगे देखते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए, स्टॉप द प्लास्टिक। वो किस तरीके से कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसे एक तरीके से आप रिसाइकलिंग कर सकते हो। कुछ प्लास्टिक मटेरियल ऐसे होते हैं जो आप लोगों को क्या कर सकते हो, उन्हें रिसाइकलिंग कर सकते हो। कुछ प्लास्टिक मटेरियल ऐसे होते हैं जिन्हें आप रिसाइकलिंग नहीं कर सकते। रिसाइकलिंग का मतलब होता है आप लोगों ने मार्केट से कोई भी प्लास्टिक का प्रोडक्ट खरीदने के बाद में उसे यूज़ किया, यूज़ करने के बाद में अगर आपको लगता है कि वो टूट गया है, डैमेज हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, तो आप लोग उसे क्या करते हो,
आप लोगों के यहाँ पर आता है, जिसे आप कबाड़ी वाला बोलते हो, तो वो आप लोगों की किलो के हिसाब से प्लास्टिक ले जाता है। ले जाने के बाद में वो इंडस्ट्री के पास जाती है और इंडस्ट्री की जितनी भी रिसाइकलिंग करने की जो यूनिट होती हैं वो उसे प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करती है वहाँ पर, और वह पुनः क्या होता है, फिर से मटेरियल के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और उसे फिर से पार्ट की एक जो फॉर्म है वो दी जाती है, फिर से वो आप लोगों के पास दोबारा आता है। तो इसे बोलते हैं रिसाइकलिंग। तो अगर कोई भी प्लास्टिक मटेरियल है, कोई भी पार्ट है, अगर वो रिसाइकलिंग हो जा रहा है और उसका जो रेशियो है वो कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप प्लास्टिक का जितना प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर उसी मात्रा में या थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा आप लोग रिसाइकलिंग कर पा रहे हो किसी कंट्री के अंदर, तो प्लास्टिक हानिकारक उतनी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये घाटे का सौदा होता है। तो रिसाइकलिंग बहुत कम यूनिट ऐसी हैं जो रिसाइकलिंग नहीं करती हैं, और कुछ जो यूनिट हैं वो रिसाइकलिंग करती हैं, मैक्सिमम यूनिट नहीं करती है, क्योंकि गवर्नमेंट की उतनी सपोर्ट भी नहीं मिलती है। बहुत लोग ऐसे हैं जो रिसाइकलिंग प्लांट है वो लगाना चाहते हैं, लेकिन वो इतने अवेयर नहीं है कि कितना खर्चा आता है, वो सारी चीज़ें नहीं पता लग पाते। इसीलिए जो रिसाइकलिंग यूनिट है वो ज़्यादा ओपन सेटअप नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी के अंदर जो इन्वायरमेंट के अंदर प्लास्टिक का कचरा जो वेस्ट है वो जमा हो रहा है, और वो धीरे धीरे मानव जीवन, या फिर आप लोग देखते हो कि जो भी जीव जंतु है या फिर पानी में रहने वाले जीव हैं, उन सब के लिए खतरा बनता जा रहा है। ये तस्वीर आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो वो जो तस्वीर थी वो आप लोगों को बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन जब मैं यहाँ की तस्वीर आप लोगों के सामने ये शो कर रहा हूँ तो ये तस्वीर बहुत ही भयंकर लग रही है। यहाँ पर जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जितना भी यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, प्लास्टिक पड़ी हुई है, ये गल रही है, और भी जो धीरे धीरे जो चीज़ें गल रही हैं, इनमें जीवाणु, कीटाणु, बहुत सारी चीज़ें जो फैल रही हैं, तो ये क्या है, मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इनके अंदर एक अनचाही बीमारी ये पैदा कर देगा। तो जो बीमारी इन लोगों को लगेगी, आप लोगों को कोई क्या गारंटी है कि आसपास के एरिया में ये बीमारी नहीं फैलेगी? वो या तो कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकती है या नॉन कम्युनिकेबल हो सकती है, दो तरह की हो सकती हैं। अगर वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलेगी, और ये उनके लिए भी खतरा है जहाँ पर आप लोग रहते हो, लेकिन आप इन चीज़ों से नहीं जुड़े हो। लेकिन अगर कोई भी मनुष्य वहाँ पर जाकर काम करता है और वो इन्वायरमेंट में रहता है और आप लोगों की सोसाइटी में आता है, तो वो आप लोगों के लिए भी बीमारी बन सकती है। इसके बाद में चलो, जो मनुष्य है, आदमी है, वो जानता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन ये जानवर नहीं जानते कि उन्हें क्या खाना है और क्या नहीं खाना। आम देखा होगा आप लोगों ने, आपके ही आसपास के जीवन में जब आप विचरते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी जो गाय होती है या जानवर होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो आप लोगों को प्लास्टिक खाते हुए मिल जाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जब वो प्लास्टिक खाते, ये देखिए, ये प्लास्टिक खाते आप लोगों को मिल जाएंगे। जब ये प्लास्टिक खाते हैं तो प्लास्टिक खाने के बाद में जो प्लास्टिक के छोटे छोटे कण होते हैं वो कहीं ना कहीं दूध में मिक्स होकर वो आप लोगों तक ही पहुंचते हैं। आप लोग देखते हो कि गाय प्लास्टिक खा रही है, लेकिन आप लोग उसे नहीं रोकते हो। क्यों? क्योंकि वो आपकी गाय नहीं है, वो आपका जानवर नहीं है, उसका आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये आप लोगों की गलतफहमी है, क्योंकि वो जो घूम कर है वो सारी चीज़ें आप लोगों को ही मिलती है। क्योंकि फूड चेन का नाम आप लोगों ने इन्वायरमेंट में सुना होगा। क्यों? फूड चेन, एक इंसान या एक जानवर दूसरे जानवर पर डिपेंड है। वो खाता है, वो उसे खाता है, वो उसे खाता है, तो चीज़ें ये चक्र की तरह चल रही है। तो प्लास्टिक के दुष्प्रभाव से आप लोग नहीं बच सकते हो। ये देखिए कितना बुरा हाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ये प्लास्टिक वेस्ट है और ये क्या कर रहा है, सिर्फ बीमारी पैदा कर रहा है। इससे अवेयर होने के लिए आप लोगों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक को छोड़ना पड़ेगा यूज़ करने के लिए। आप शैम्पू लेकर आते हो, छोटे छोटे पाउच होते हो, तो आप लोग शैम्पू को यूज़ करना बंद करें, या तो बड़ा डिब्बा लेके आएँ अगर आप लोगों को यूज़ करना है। क्योंकि जब उसकी थिकनेस, वाल थिकनेस बड़ी मोटी होगी, ज़्यादा होगी वाल थिकनेस, तो उसे रिसाइकलिंग किया जा सकता है। लेकिन शैम्पू के जो छोटे छोटे पाउच हैं उन्हें रिसाइकलिंग करना उतना आसान नहीं होता। अगर आप स्ट्रॉ यूज़ कर रहे हैं, पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, तो आप लोग प्लीज़ उसे अवॉइड करें, ताकि ये जो जितनी भी प्रॉब्लम आप लोग सामने देख रहे हो, ये चीज़ें धीरे धीरे कम होती चले जाए। आप सोचोगे कि एक आदमी कम करेगा तो क्या ये चीज़ें सुधर जाएंगी? हाँ, बिल्कुल सुधर जाएंगी, क्योंकि अगर एक आदमी करेगा तो फिर 100 आदमी, 1000 आदमी, लाख, करोड़ लोग भी करेंगे, तो ये जो कचरा है ये सारा का सारा आप लोगों को समाप्त होता दिखाई देगा।
ये देखिए, इससे बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। आसपास के जितनी भी स्लम होती हैं, झुग्गी झोपड़ी जिन्हें आप बोलते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, ये बच्चे क्या है कबाड़ देखकर यहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें चुनने के लिए चले जाते हैं। जितना भी ये चीज़ें सड़ रही होती हैं उनसे एक बीमारी जो होती है वो जन्म लेती है और इन छोटे छोटे बच्चे को वो लग जाती है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी उतनी बूस्ट नहीं होती है। आप लोग जानते हो, कोरोना के समय पर आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें प्लास्टिक का बहुत बड़ा नुकसान है। यहाँ पर देखिए, अगर इसी प्लास्टिक में आग लग जाए तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो ये इन्वायरमेंट था जहाँ पर ये प्लास्टिक वेस्ट पड़ा हुआ था वो इन्वायरमेंट था, लेकिन जब इसमें आग लगा दी गई तो अब इसका जो धुआं है वो आसपास की कॉलोनी में, आप आसपास के शहरों में ये जो जहर है वो धीरे धीरे फैलता है। और जब फैलता है तो ये मनुष्य जीवन के लिए, जानवरों के लिए, जीव जंतु के लिए इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा एक नुकसानदायक है, खतरनाक है। तो कोशिश मैं, आई होप कि ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करना पड़ेगा। और जो लोग सुन रहे हैं और वो रिसाइकलिंग यूनिट लगाना चाहते हैं तो कोशिश करें उसे जल्दी से जल्दी लगाएं, ताकि मैक्सिमम प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करके उसे इन्वायरमेंट से उठाया जाए। ठीक है, तो अब इसी के लिए एक स्टेप उठाया गया है, और ये स्टेप उठाया है आप लोगों के लिए सीपेट मुरथल ने। ठीक है, तो सीपेट मुरथल ने क्या किया है, एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल लैब जो है उसका सेटअप किया है, उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो स्टार्ट हो भी चुकी है, और वो जो लैब है वो स्टार्ट हो रही है, उस पर काम किया जा रहा है लगातार। तो उसमें किस किस तरीके से प्लास्टिक को इस तरीके से बनाया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है कि कौन कौन से प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें बायोडिग्रेडेबल किया जा सकता है या वो हैं। अगर आप उन्हें यूज़ करोगे तो उनका कोई भी हानिकारक या दुष्प्रभाव जीवन के ऊपर नहीं है, क्योंकि वो आसानी से गलाए जा सकते हैं, मिट्टी में वो गल सकते हैं। अगर वो गल जाएंगे तो प्लास्टिक का कोई भी दुष्प्रभाव मानव जीवन पर नहीं पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ सीपेट मुरथल सोनीपत में, हरियाणा में, जहाँ पर ये लैब का सेटअप हो रहा है और वहाँ पर काम चल रहा है। तो वहीं पर जो है सर के पास हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर काम चल रहा है और किस तरीके से प्लास्टिक को गलाया जा सकता है, और ये कौन सा प्लास्टिक है जो मिट्टी में गल सकता है, और किस तरीके से इसके जो फ़ायदे हैं और नुकसान क्या क्या है वो हम उन्हीं से जानते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। कट कर लिया। हाँ, ये PLA पॉलीलैक्टिक एसिड, PLA होता है, PBA होता है बेटा, है ना। अब ये देख रहे हो, ये छोटे छोटे इसको पार्टिकल्स हमने इसको पहले कट कर लिया। ठीक है, अब इसको कट करने के बाद में आप आ जाओ इधर, थोड़ा पीछे हो जाओ। ये पूरा लैब ही है, उसी का ही पूरा लैब है। अब इसको हमने काटने के बाद में क्या किया, ये हमारा है वर्मी कंपोस्ट, सुना होगा आप लोगों ने, खाद, है ना। ये देखो, ये है हमारा वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, ये हमारा वर्मी कंपोस्ट है। क्या करेंगे, उस कंपोस्ट के अंदर उस मटेरियल को मिक्स करेंगे। जो हमने मटेरियल जो हमने टेस्ट करने वाले हैं उस मटेरियल को इसके अंदर मिक्स करेंगे। मिक्स करने में प्रॉपर, और जो आपका कंपोस्ट है उसकी भी क्राइटेरिया है कि उसके अंदर क्या क्या कितनी परसेंटेज होना चाहिए। उसके अंदर कार्बन कितना होना चाहिए, उसके अंदर नाइट्रोजन कितना होना चाहिए, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, उसके अंदर वोलेटाइल कंटेंट कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले उसको टेस्ट करने से पहले आपको कंपोस्ट को टेस्ट करना है कि कंपोस्ट की जो रिक्वायरमेंट है एज पर स्टैंडर्ड, हम लोग जो बायोडिग्रेडेशन टेस्ट करते हैं वो फॉलो करते हैं IS 17088 2022। ये उसका स्टैंडर्ड है चेक करने का। ठीक है, ISO 7088 2022, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस मटेरियल को टेस्ट करते हैं। ठीक है ना। उस मटेरियल, उस स्टैंडर्ड के अंदर क्या होता है कि इस कंपोस्ट का भी डिस्क्रिप्शन रहता है कि आपका कंपोस्ट कैसा होना चाहिए, वो कंपोस्ट आपका प्रॉपर है कि नहीं है। अगर वो कंपोस्ट आपका सही नहीं होगा तो क्या होगा, आपका मटेरियल कंपोस्ट नहीं होगा। समझ गए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस कंपोस्ट को बनाएंगे। कंपोस्ट का बनाने का भी तरीका होता है, कंपोस्ट का भी तरीका रहता है, वो स्टैंडर्ड के अंदर सब कुछ मेंशन, आप पढ़ोगे ना स्टैंडर्ड, गूगल पे डालोगे वहाँ पे स्टैंडर्ड मिल जाएगा आपको। कंपोस्ट को कैसे बनाते हैं, ये बनाया जाता है, इसको बनाने का भी प्रोसेस है। तो उसको कंपोस्ट को बनाने के बाद क्या करेंगे, ये देखिए, इसको बोलते हैं इंक्यूबेटर। ये हमारा इंक्यूबेटर, ठीक है ना, ये हमारा इंक्यूबेटर। इसके अंदर हमारा देखो, इसके अंदर ये देखो, इसके अंदर हमारा ये वेसल, इसको वेसल बोलते हैं। कोई नहीं, आगे करके एक करके देखो भाई, 3-4 और पीछे वाला मौका दो। अब इसके अंदर क्या है, इसको बोलते हैं कंपोस्ट वेसल। ठीक है ना। अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ये देख लिया आपने।
अब क्या होगा, इसके अंदर वो कंपोस्ट को और मटेरियल को मिक्स करने के बाद में इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पे देखो ऐसे करके, ये जो है उसका मैश है, मैश के अंदर हम लोग मटेरियल डालेंगे, मैश को ये हमारे वेसल में डालेंगे यहाँ पे, फिर इसको लॉक कर देंगे। अभी नहीं, इसके अंदर अभी स्टार्ट नहीं हुआ, इसको स्टार्ट करने वाले हैं लेकिन अभी स्टार्ट नहीं है ये। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये कंपोस्ट यहाँ पे चला गया इसके अंदर, फिर इसके अंदर एक टेम्परेचर क्रिएट करेंगे, जो कि धरती के जो मिट्टी के अंदर जो हमारा अर्थ है ना, उसके अंदर जो टेम्परेचर है ना, वो टेम्परेचर नेचुरल टेम्परेचर हम इसमें क्रिएट करेंगे इस इंक्यूबेटर में, ठीक है। वो टेम्परेचर क्रिएट करने के बाद में फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा कंपोस्ट वेसल हो गया और ये उसका रिएक्टिंग वेसल है, इसको हम लोग रिएक्टिंग वेसल बोलते हैं, ठीक है ना। अब वो क्या होगा, कंपोस्ट वेसल के अंदर आप पिक्चर से देख रहे हो पाइप जा रहे हैं बहुत सारे, ये देख रहे हो ना पाइप जा रहे हैं। अब हमने क्या किया, वहाँ पे हमारा एयर कंप्रेशर है, वो देख रहे हो वहाँ पे हमारा एयर कंप्रेशर है, वहां से हमारा एयर आएगा और उस एयर के अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले मॉइस्चर को हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लिया, यहाँ पे ये जो हमारा ये देख रहे हो ना, इसको ये मॉइस्चर को खींच रहा है अपनी तरफ में, सारा मॉइस्चर जो उसके अंदर जो एयर है ना, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक तो ड्राई एयर होना चाहिए और दूसरी बात उस एयर के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होना चाहिए। अब कंपोस्ट को हम टेस्ट कैसे करते हैं, तो क्या करते हैं, उसमें हम लोग उसके अंदर हमने कंपोस्ट के अंदर सैंपल मिला दिया अपना और कंपोस्ट सैंपल मिक्स कर दिया, वहां पे डाल दिया है। अब क्या हुआ, वहां पे वो कंपोस्ट हो रहा है, गल रहा है वो, तो जो चीज गलता है तो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, वो है ना, जो चीज खराब होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। अब क्या करते हैं, सबसे पहले सैंपल को और कंपोस्ट को टेस्ट करने से पहले हम उसमें CO2 चेक करते हैं, उसमें CO2 भी कितना है, ठीक है ना। सैंपल को लगाने से पहले उसमें सबसे पहले CO2 चेक करेंगे, उसमें CO2 कितना है। कार्बन डाइऑक्साइड हमने चेक कर लिया है, उसके बाद उसमें डालेंगे, वो कंपोस्ट होगा। कंपोस्ट होने के बाद में क्या हो रहा है, देखिए उसमें क्या हो रहा है, वहाँ पे एयर जो है हमारा वेसल के अंदर एयर जा रहा है और ऊपर से आउटलेट है, नीचे से एयर जा रहा है, ऊपर से निकलने के बाद में एक एक करके देखे इसमें आ रहा है, ये फिर इसमें एयर आएगा, फिर इसमें एयर आएगा, फिर इसमें एयर आएगा, पहले इसमें एयर जाएगा, फिर उससे निकलने के बाद इसमें, फिर इससे, फिर बाहर। अब ये तीन किस लिए, इसमें क्या रहता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रहेगा इसके अंदर, तो वो क्या करेगा सॉल्यूशन उसके अंदर, इसके अंदर पानी रहेगा, उसके अंदर सॉल्यूशन रहेगा 2 लीटर का यहाँ तक का, और वो बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रहेगा, वो क्या करेगा, वो आपका जो CO2 है उसको ऑब्जर्व कर लेगा अपनी तरफ। तो वो क्या करेगा, CO2 सबसे पहले एयर आया इसमें, इसने CO2 खींच लिया अपनी तरफ, फिर आया तो उसमें जो थोड़ा बहुत तो बचा होगा ये खींच लेगा, फिर जो थोड़ा बहुत बचेगा ये खींच लेगा, फिर बाकी बाहर निकल जाएगा। तो जितना उधर कंपोस्ट हुआ, जितना CO2 उसने छोड़ा, क्या किया हमारे सॉल्यूशन ने, उसने अपने तरफ सारा खींच लिया। अब क्या हो गया, जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें CO2 आ गया है, फिर अब वो CO2 को चेक करेंगे कैसे, उसमें कितना CO2 है, टाइट्रेशन करके। टाइट्रेशन क्या ना आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में टाइट्रेशन होता है बेटा। टाइट्रेशन क्या होगा आप लोगों ने, देखो ये इसको बोलते हैं मैनुअल टाइट्रेटर है, ये देखो ये आपका ये मैनुअल टाइट्रेटर है, ये किया ना आप लोगों ने, और दूसरा देखोगे वो ऑटोमेटिक टाइट्रेटर, वो ऑटो टाइट्रेटर है, ठीक है ना। अब टाइट्रेशन करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग CO2 की परसेंटेज निकाल लेंगे, कितना CO2 हमारा आ गया है। तो क्या करेंगे, ऐसे हम लोग डेली इंटरवल पे 5 दिन पे, 7 दिन पे, 8 दिन पे डेली हम लोग टाइट्रेशन करते रहेंगे और एक परसेंटेज मिलता रहेगा कितना CO2 आ गया। हमने पहले चेक किया था कितना CO2 था और